हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी आकाश कुमार में। आज हम सब यहाँ इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के चैप्टर 2 क्लास 12 के उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो आपके सामने लाया हूँ। ये किसी भी बोर्ड के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और नया नोटिस आपने बच्चों पढ़ा होगा कि सीबीएसई भी अब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछेंगे एग्जाम में। तो याद रखिएगा, ये उन बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है जो सीबीएसई के अगर वो हिंदी को समझते हैं तो वो भी यहाँ से मदद ले सकते हैं। तो वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो पहला प्रश्न है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है आय सिद्धांत में, व्यापक अर्थशास्त्र में, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब होगा कमेंट बॉक्स में आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वहाँ भी जाकर देख सकते हैं, आपको सारी जानकारी वहाँ पे अच्छी तरह दी जाती है। तो यहाँ पे जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। अब सूक्ष्म अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, हम लोग इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स या व्यष्टि अर्थशास्त्र भी कहते हैं। याद रखिएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र भी इसे कहा जाता है। तो और इसी के व्यवहार यानी अध्ययन को हम लोग इसमें पढ़ते हैं। किस में पढ़ते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। अध्ययन यानी स्टडी, अध्ययन यानी स्टडी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 है, उपभोक्ता का संतुलन उस बिंदु पर होता है जब सीमांत उपयोगिता मूल्य के बराबर हो जाती है, कीमत के बराबर हो जाती है, प्राइस के बराबर हो जाती है, तो उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाता है। वो बिंदु जो होती है उपभोक्ता का संतुलन बिंदु कहलाती है जब सीमांत उपयोगिता मूल्य के क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट है, उपभोक्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? हम और आप उपभोक्ता है, कंज्यूमर है ना, हमारा मुख्य उद्देश्य क्या होगा? वस्तुओं का उपभोग करना, ये भी बोल सकते हैं, वस्तुओं का चुनाव करना, अधिकतम संतुष्टि करना, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक वर्ड लगाया गया है, मुख्य उद्देश्य आपको बताना है। तो हमारी मुख्य उद्देश्य क्या हो सकती है? अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना। याद रखिएगा क्वेश्चन किस ढंग से पूछा जा रहा है और क्या आंसर होंगे ये आपको ध्यान देना होगा। तो बहुत तरह से अलग अलग तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछा जा सकता है। यहाँ पे पूछा गया है मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना होता है उपभोक्ता का। निम्न में से कौन सा कथन सही है? इस कथन को बताना है, पढ़ना है और बताना है कौन सा सही है। आप पढ़िए, कमेंट बॉक्स में इसके जवाब हमारे साथ लगाइए। तो उपयोगिता का अर्थ आवश्यकता की संतुष्टि शक्ति है, बिल्कुल। उपयोगिता इच्छा की तीव्रता का फलन है, बिल्कुल। और वस्तु के उपभोग की इच्छा उपयोगिता को जन्म देती है, ये भी सही है। यानी यहाँ पे आंसर हमारे क्या हो जाएंगे? ऑल ऑफ दीज हो जाएंगे, यानी इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं? यहाँ पे होगा क्षमता को क्या कहा जाता है बच्चों? तो उस क्षमता को कहा जाता है उपयोगिता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपयोगिता। और उपयोगिता के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है चैप्टर 2 का सब्जेक्टिव का, तो वहाँ पर जाकर के इसे पूरा समझ लीजिएगा जरूर। वीडियो के बाद इसके उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नेक्स्ट है, उपयोगिता का संबंध होता है, उपयोगिता का संबंध होता है मानव आवश्यकता की पूर्ति से। यहाँ मानव होगा, मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से, लाभदायकता से, नैतिकता से, या इनमें से कोई नहीं। क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा मानव आवश्यकताओं की पूर्ति से उपयोगिता का संबंध होता है। उपयोगिता की माप की जा सकती है, किसमें की जाती है? तो हमने पढ़ा है मुद्रा के द्वारा मापी जा सकती है। उपयोगिता की माप मुद्रा के द्वारा मापी जा सकती है। नेक्स्ट है, उपयोगिता केवल इच्छा करना होता है, किसने कहा था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। किसने कहा था? तो फ्रेजर ने कहा था। किसने कहा था बच्चों? फ्रेजर ने कहा था उपयोगिता केवल इच्छा करना होता, उपयोगिता केवल इच्छा करना होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि इनमें से कौन उपयोगिता की विशेषता नहीं? याद रखिएगा, क्वेश्चंस को गौर से पढ़िएगा। यहाँ पे नहीं है, बच्चे इस नहीं वर्ड को छोड़ के चले जाते हैं और आंसर उनका गलत हो जाता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पे पूछा गया है विशेषता नहीं बतानी है,
तो मनोवैज्ञानिक धारणा ये तो विशेषता है, सापेक्षिक बाजार ये विचार ये भी है, व्यक्तिपरक ये भी है। इसका मतलब यहाँ पे जो आंसर होंगे वो होंगे इनमें से कोई नहीं। यानी अगर इस प्रश्न को इस ढंग से पूछा जाए कि इनमें से कौन उपयोगिता की विशेषता है, तो ये तीनों आंसर हो जाते हैं। अगर नहीं लगाया जाता तो नहीं लगाया जाता तो इनमें से सभी हो जाता, अगर नहीं लग गया तो इनमें से कोई नहीं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन जाते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि उपयोगिता को मुद्रा के माध्यम से मापा जाता है? हमने ऊपर अभी पढ़ा था उपयोगिता को मुद्रा से मापा जा सकता है। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा मार्शल के द्वारा। मार्शल के द्वारा यह बताया गया था कि उपयोगिता को मुद्रा के द्वारा मापा जा सकता है, जिसे हम लोग गणनावाचक कहते हैं। गणनावाचक के बारे में प्रीवियस वीडियो में बताया गया है। उपयोगिता का क्रमवाच सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, तो इसके जो सही जवाब है हिग्स एवं एलन ने उपयोगिता का क्रमवाचक सिद्धांत प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट है, गोसेन का प्रथम नियम निम्न में से कौन है? निम्न में से बताना है कि गोसेन का प्रथम नियम कौन है। क्या सही जवाब हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीमांत उपयोगिता नियम। सीमांत उपयोगिता नियम ही गोसेन का प्रथम नियम कहलाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सीमांत उपयोगिता के रूप है? यहाँ पे बताना है कि इनमें से सीमांत उपयोगिता कौन कौन है। तो धनात्मक सीमांत उपयोगिता होती है, ऋणात्मक होती है, शून्य होती है, ये तीनों होता है बच्चों। तो क्या सही आंसर हो जाएंगे? इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स से नीचे कमेंट बॉक्स में जा करके आप अपने जवाब भी दे सकते हैं और वीडियो कैसा लग रहा है ये भी आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है, जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तब कुल उपयोगिता होती है। क्या होती है? जब सीमांत उपयोगिता शून्य हो जाती है तो कुल उपयोगिता अधिकतम हो जाती है। कुल उपयोगिता क्या हो जाती है? अधिकतम हो जाती है। ये सारी जानकारी हमारे प्रीवियस वीडियो में दिया गया है, तो जरूर देखिएगा प्रीवियस वीडियो को, ताकि आपको ये जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं आपको सॉल्व करने में सुविधा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता हम लोग कैसे निकालते हैं? तो सीमांत उपयोगिता हम लोग कैसे निकालते हैं? तो टोटल यूटिलिटी को यहाँ पे दिया गया है चेंज इन टोटल यूटिलिटी। अब बच्चे कहेंगे सर इंग्लिश है, टोटल यूटिलिटी का मतलब होता है कुल उपयोगिता। कुल उपयोगिता को हम लोग किससे डिवाइड कर देंगे? चेंजिंग यानी बदलाव, यानी याद रखिएगा चेंज इन यूनिट ऑफ कंज्यूम। कंज्यूम की मतलब कि वस्तु की मात्रा से, तो कुल उपयोगिता को मात्रा से अगर डिवाइड कर देंगे तो चेंजिंग यानी उसके सब्ट्रैक्शन को बताता है। याद रखिएगा चेंजिंग क्या बताएगा? उसके घटाव को बताएगा कि पहली वस्तु और दूसरी वस्तु को आपस में घटा करके जो आएगी उसके अलावा मात्रा को तब हम लोग उसे डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, टोटल यूटिलिटी बाई डिवाइडिंग बाई क्वांटिटी या यूनिट कंज्यूम। मात्रा से हम लोग उसे क्या कर लेंगे? डिवाइड कर देंगे। नेक्स्ट है, अनधिमान वक्र इनडिफरेंस कर्व होता है। इनडिफरेंस कर्व होता है, ये इसके बारे में भी आपको बताया गया। क्या होता है? अवनोत्तर की ओर होती है बच्चों, या उन्नतोदर की ओर होती है, या अक्ष के से लंबवत होती है, या अक्ष के समांतर होती है। क्या सही जवाब हो जाएगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, यानी कन्वेक्स होती है। इसको हम लोग उत्तल भी कहते हैं, फिजिक्स में पढ़ा होगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, यानी उत्तल होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन अनधिमान वक्र यानी तटस्थता की विशेषताएं हैं? यहाँ पे विशेषताएं बतलानी है। कौन कौन सी विशेषता होती है? इनका ढाल बाएं से दाएं नीचे की ओर होता है, बिल्कुल ये विशेषता है। मूल बिंदु की ओर उत्तल, अभी बताए थे, यानी उत्तल यानी उन्नतोदर होती है, ये भी है। ऊंचा अनधिमान वक्र अधिक उपयोगिता को दर्शाता है, ये भी है। यानी यहाँ पे जो आंसर हो जाएंगे वो इनमें से सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, बजट रेखा का ढाल होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बच्चों, इस तरह के प्रश्न एग्जाम में आपसे पूछे गए हैं प्रीवियस पेपर पे। तो बजट रेखा का ढाल क्या होता है? बजट रेखा का ढाल होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? पी एक्स बाई माइनस पी एक्स बाई पी वाई। अब यहाँ पे पी एक्स क्या बता रहा है? तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत बताई जा रही है, और पी वाई क्या बताई जा रही है? तो वस्तु की प्रति इकाई कीमत बताई। यहाँ पे एक्स और वाई क्या है? दो वस्तुएं हैं, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं।
सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा होती है, ये भी प्रश्न आपको बताया गया है। सीमांत प्रतिस्थापन दर हमेशा क्या होगी, तो हमेशा ऋणात्मक होगी, हमेशा ऋणात्मक होगी। क्यों होगी, क्योंकि सीमांत प्रतिस्थापन दर में हमने पढ़ा है कि एक वस्तु की उपयोग करने के लिए दूसरी वस्तु का थोड़ा बहुत त्याग करना पड़ता है, जिसके कारण जो इसका प्रतिस्थापन जो दर होता है MRS जो होता है वो ऋणात्मक होती है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशंस। नेक्स्ट है, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है, तो उपयोगिता के योग को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कुल उपयोगिता बोल सकते हैं। क्या बोला जा सकता है इसे, कुल उपयोगिता इसे बोला जाता है। नेक्स्ट है, हार्समान विस्थापन दर में क्या होता है, हार्समान विस्थापन दर में क्या होता है बच्चों, वस्तु 1 की मात्रा बढ़ती है, बिल्कुल, वस्तु 2 की मात्रा कम होती, ये भी हो जाएगा, या वस्तु और 1 और 2 दोनों की मात्रा, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर डी होंगे, ए एंड बी। याद रखिएगा, इसमें एक वस्तु की मात्रा बढ़ेगी तो दूसरी वस्तु की मात्रा क्या होगी, घटेगी। इसी को हम लोग MRS में भी तो पढ़े हैं। बजट रेखा के लिए आवश्यक तत्व, इसमें से कौन है जो बजट रेखा के लिए आवश्यक है, तो बंडलों का संग्रह होना चाहिए, विद्यमान बाजार कीमत होना चाहिए, उपभोक्ता की कुल आय, ये भी, यानी ये तीनों पे बजट रेखा डिपेंड है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे, उपयुक्त में से सभी। यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएंगे बच्चों, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन उपभोक्ता संतुलन को दर्शाता है, उपभोक्ता संतुलन को कौन दर्शाता है, क्या सही जवाब हो जाएगा। काफ़ी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको दिए गए हैं। तो सीमांत प्रतिस्थापन दर निरंतर घटती रहती है, बिल्कुल। सीमांत प्रतिस्थापन दर बराबर कीमतों का अनुपात यानी MRS बराबर PX/PY ऊपर बताया गया है, होता है, बिल्कुल। यानी यहाँ पे A और B दोनों होगा तो आंसर नंबर हो जाएगा यहाँ पे C, ऑप्शन नंबर C, A एंड B बोथ दोनों हो जाएंगे। तो याद रखिएगा ये सारे प्रश्न आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वीडियो को पूरा और भी नीचे प्रश्न मिलेंगे, और दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा, दोस्तों में इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिएगा ताकि उन्हें भी मदद मिल जाए। और जिस बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। समसीमांत उपयोगिता नियम के प्रतिपादक थे, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसने, तो ऊपर बताया गया था गोसेन ने प्रथम नियम दिया था जिसमें सीमांत उपयोगिता के नियम थे, यहाँ पे समसीमांत यानी गोसेन का ये सेकंड नियम भी बोला जा सकता है। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों, इसके बाद आपको इस चैप्टर से एक और ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिए जाएंगे जो सिर्फ डिमांड से होंगी, मांग से होंगी, क्योंकि मांग काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय है। याद रखिएगा 12th के इकोनॉमिक्स के लिए मांग से बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, मांग से, मांग की लोच से, तो उसके लिए एक अलग आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा ताकि आपको सुविधा हो, ताकि आपको कन्फ्यूजन है। अगर इसमें ही अगर हम वीडियो को ला देते, ऑब्जेक्टिव प्रश्न को ला दिया जाता तो बहुत लंबी वीडियो भी हो जाती, बहुत ज़्यादा प्रश्न हो जाता, कन्फ्यूजन भी क्रिएट हो जाती। तो पहले इतना को आप लोग पढ़ लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मांग और मांग की लोच से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न होंगे वो एक वीडियो में लाया जाएगा ताकि आपके लिए सुविधा हो। आपकी सुविधा के अनुसार ही ये सारे काम इस तरह से किए जा रहे हैं। और बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है सर इकोनॉमिक्स का पूरा होगा, पूरा सिलेबस आपको ख़त्म करवाया जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी प्रोवाइड आपको करवाए जाएंगे। बस चैनल में बने रहिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। तो आज का लास्ट प्रश्न है, समसीमांत उपयोगिता के नियम के अनुसार उपभोक्ता के संतुलन, क्या सही आंसर होंगे, क्या होगा कि बताया गया है MU का मतलब क्या होगा, मार्जिनल यूटिलिटी, याद रखिएगा। और P का मतलब क्या होगा, प्राइस होगा। तो यहाँ पे याद रखिएगा। और A और B क्या है, तो A और B दो अलग अलग वस्तुएं हैं। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया, MU इंग्लिश में लिखा गया। आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव प्रश्न इसी फॉर्म में रहेंगे, ऐसा नहीं कि हमने लिख दिया है सर, ऐसा नहीं पूछा जाएगा। आपके जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो इसी रूप में इसी तरह से दिए रहेंगे। तो आपको MU का मतलब याद रखना होगा, मार्जिनल यूटिलिटी होगा, और यहाँ पे PA का मतलब होगा प्राइस, यानी A क्या होगा और A और B दोनों क्या है, वस्तु है। तो ये भी ऑप्शन सही हो गया, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को अगर प्राइस से डिवाइड कर देंगे वो किसके बराबर हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी
बी को प्राइस बी से डिवाइड जब कर दिया जाएगा तो दोनों को जो आंसर होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इसी को हम लोग सीमांत, जब इक्वल आएंगे आंसर तब सम सीमांत उपयोगिता के नियम को दर्शाएगा वो। उसी तरह से ऑप्शन नंबर बी भी आंसर यहाँ पे सही होगा। कैसे हो जाए, बस कुछ नहीं किया गया, इस चीज को यहाँ पे अगर मैथ आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पे आपने ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की विधि पढ़ी होगी कि यहाँ इसके साथ, तो कुछ नहीं किया गया, ये यहाँ चला जाएगा। हमने पढ़ा इक्वल के बाद अगर कोई चीज़ जाती है मल्टीपल वाले फॉर्म तो डिवाइड के फॉर्म में चला जाता है। तो यहाँ से ये यहाँ चली जाएगी और यहाँ से ये, बस यही तो किया गया है। एम यू बी यहाँ चल गया और पी ए कहाँ चल गया, तो दोनों तो एक ही चीज़ है। बस यहाँ पे आपने मैथ अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी तो ये आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए एंड बी। तो ये हमारे 25 क्वेश्चन थे उपभोक्ता, याद रखिएगा, उपभोक्ता संतुलन से, उपभोक्ता के व्यवहार सिद्धांत से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बच्चे प्रश्न हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको मांग और मांग की लूज से जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं वो मैं लेकर आऊँगा। इसी के साथ मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।